बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 में पूछे गए हैं बीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम जो अप्रैल 2026 में होने वाला है उसके लिए देखिए बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में और 2026 में जो एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उनमें जितने भी बिहार स्पेशल के, जिनमें बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम से संबंधित इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न, यानी कि बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी के बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में 2022 से लेकर के 2026 तक में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न अभी रिसेंटली बीपीएससी एएसओ मेंस एग्ज़ाम 2026 में ही पूछा गया है। चलिए प्रश्न पढ़िएगा। पूछा गया है कि केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। और पूरा सेशन देखिए, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, केसरिया चौर आर्द्रभूमि जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में है। कहाँ पर स्थित है ये? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में। ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बिहार राज्य में स्थित है इनमें से कौन सा जो प्राचीन स्थल है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, तो ये महाबोधि विहार हो जाएगा। महाबोधि विहार है, एक तो महाबोधि विहार याद रखिएगा और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, ये दोनों ध्यान रखिएगा। बिहार के दो स्थल हैं जिनको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। एक हो गया आपका महाबोधि विहार और दूसरा हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। ठीक है ना, इसको 2002 में शामिल किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य, देखिए अभी ये इसी साल एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी एएसओ मेंस के पेपर में। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार में है और बिहार के मुंगेर में पड़ता है। कहाँ पर स्थित है ये? तो मुंगेर में है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रश्न कई दफ़ा रिपीट हुआ है, आगे भी ये प्रश्न आपको मिलेगा जो बीपीएससी के पेपर में रिसेंटली पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार कब किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स की जो यात्रा थी पटना की, ये आपके 1921 की घटना है, दिसंबर 1921 की घटना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 22 दिसंबर 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन का सावित्री देवी के नेतृत्व में व्यापक विरोध हुआ था। किसके नेतृत्व में? सावित्री देवी के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी ये यात्रा हुई थी। क्लियर ना फ्रेंड्स? और देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में दीप नारायण सिंह, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी एवं छपरा यानी कि सारण में राहुल सांकृत्यायन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा।
और मजहरुल हक ने जो है 1921 में सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये सब असहयोग आंदोलन के दौरान की घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव कब पारित किया था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रस्ताव कब पारित किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है ये 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ था, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 28 अगस्त 1920 की घटना है। कब की है? 28 अगस्त 1920 की। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा, शुरुआत में ये पटना जिला किसान सभा के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और इसी बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो शुरुआत में नाम था वो पटना जिला किसान सभा था। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन में 1929 नहीं दिया गया है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? इसमें से कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? इसी साल 2026 में ये पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैशाली हो जाएगा। ठीक है ना, वैशाली ध्यान रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, फटाफट हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है? अच्छा, बिहार की साक्षरता की अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार की साक्षरता दर जो है ये 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है ये 51.5% है। ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है ये किस जिला का है? तो रोहतास का है। और सबसे कम साक्षरता दर जो है ये पूर्णिया का है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, रोहतास और पूर्णिया दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोहतास का है, सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है। अच्छा, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर ये भी रोहतास का ही है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में भी रोहतास है, यानी कि सब कुछ में रोहतास आगे है। ठीक है। अच्छा, न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो न्यूनतम पूर्णिया का हो जाएगा और ओवरऑल में भी पूर्णिया था। बस न्यूनतम महिला साक्षरता दर में बदल जाएगा, याद रखिएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा का है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर? ये हो गया, प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है। अच्छा, 1906 में बंगाल का विभाजन या बिहार का विभाजन पुस्तिका का सह लेखक कौन था? 1906 की ये बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वर्ष भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बंगाल का विभाजन या बिहार का विभाजन पुस्तिका जो है उसके सह लेखक कौन है? तो श्री महेश नारायण और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी? तीनकठिया पद्धति जो था ये चंपारण में प्रचलित था। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था, तो इसीलिए इसका नाम तीनकठिया पद्धति या तीनकठिया प्रणाली पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/20 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग कि राजनीतिक सुधारों के संबंध में स्थानीय गृह शासकों के विचार जानने के लिए एनी बेसेंट ने कब पटना का दौरा किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं गृह शासकों के विचार जानने के लिए, स्थानीय गृह शासकों के, एनी बेसेंट जो है 2 बार पटना की दौरा इन्होंने किया था। ये 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को, ये 2 बार इन्होंने पटना का दौरा किया था, 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 को। तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न क्या है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है।
अब देखिए बिहार दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न 71 बीपीएससी प्री 2000 पर पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं बिहार में होम रूल लीग के बारे में, तो देखिए बिहार में होम रूल लीग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आप याद रखिएगा, मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में। और देखिए बिहार में जो है 1918 में एनी बेसेंट 2 बार पटना आई हुई थी। ये 18 अप्रैल और 25 जुलाई के दिन, 18 अप्रैल और 25 जुलाई के दिन 2 बार ये पटना आई थी, ठीक है, 1918 में। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल, तो देखिए ये आपका हो जाएगा कैमूर जिला, ठीक है ना। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल, नदी से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे, पूरा सेशन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो देखिए आपको पता है कि बिहार का राज्य पशु गौर है, यानी कि बैल है, ठीक है ना। तो गौर भी ऑप्शन में मिलेगा या बैल भी लगा सकते हैं। राजकीय पक्षी पूछेगा तो पक्षी गौरैया है, क्या है? गौरैया है। राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल का वृक्ष है। राजकीय पुष्प पूछेगा तो गेंदा का फूल है, ठीक है ना। राजकीय भाषा पूछेगा तो आपका हिंदी हो जाएगा और दूसरा उर्दू हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 2025 में बिहार में जो है कितने ज़िले हैं? तो बिहार में आपको पता है 38 ज़िले हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार में कितना प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है, ठीक है ना। बिहार में कितना अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। कितना जिला है? तो 38 जिला है। ये सब भी आप ध्यान रखिए। देखिए बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? अब देखिए खनिज से रिलेटेड इसमें आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। तो आप सभी को पता है कि सोना जो है ये जमुई जिला में पाया जाता है, और जमुई जिला में जो है नागी नकटी पक्षी विहार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको कि रामसर स्थल का भी दर्जा दिया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में है, ठीक है ना। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। अच्छा, पश्चिम चंपारण में आपको याद होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है ना। तो दोनों ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा, सरयामन झील एक पड़ता है, ये भी पश्चिम चंपारण जिला में है, सरयामन झील, ठीक है, सरयामन झील, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी आपका पश्चिम चंपारण में ही पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? ध्यान रखिएगा 1922 में कहाँ पर? मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। तो देखिए ये 1922 में जो मुंगेर में किसान सभा की स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, ये श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको पता होगा कि बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 7 जिले हैं। ये संख्या भी आपको याद रखना है। बिहार के कितने जिले? तो बिहार के 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से जिले हैं? तो उंगली पर 7 जिलों का नाम काउंट करिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूर्णिया जो होगा ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी, ठीक है ना, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1868 में हुई थी और सैयद इमदाद अली के द्वारा मुजफ्फरपुर में किया गया था। सैयद इमदाद अली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सैयद इमदाद अली,
सैयद इमदाद अली के द्वारा, ठीक है ना। कब? तो 1868 में। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में। और इस समिति का उद्देश्य मुस्लिमों के बीच वैज्ञानिक सद्भाव को बढ़ावा देना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करना था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इस सोसाइटी ने अखबारुल अखयार नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अखबारुल अखयार, ठीक है ना, अखयार, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस सोसाइटी ने अखबारुल अखयार नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है। तो देखिए भागलपुर को जो है बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। तो ये आपका टसर सिल्क यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। देखिए बिहार में गंगा नदी जो है किस जिले में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है ये बक्सर जिले में प्रवेश करती है, बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बक्सर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो कुछ नदियाँ गंगा में आकर के मिलती हैं, कहाँ पर मिलती है ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आपको याद होगा घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है। तो घाघरा नदी जो है ये आपका रेबिलगंज में मिलती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है, तो पुनपुन नदी गंगा में फतुहा में मिलती है। तो ये दोनों आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। घाघरा रेबिलगंज में आकर के मिलती है और पुनपुन फतुहा में आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक जो है ये आपका कोसी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न अभी 2025 में ही बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया है उसी में पूछे गए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। और बिहार में स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष जो है ये नारायण प्रसाद को बनाया गया था। तो साथ साथ आप यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। देखिए बिहार यूथ लीग की स्थापना पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार यूथ लीग की स्थापना जो है ये आपका हुआ था कब। तो 1928 में, ठीक है। क्रांतिकारी प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा मोतिहारी में, किसके नेतृत्व में। तो प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में, ज्ञान साहा के नेतृत्व में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है ये कौन सा है। तो ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैमूर है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है। तो आपको पता होगा बिहार की मुख्य नदी प्रणाली जो है ये आपका गंगा हो जाएगा। अच्छा गंगा नदी जो है ना आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी अभी मैंने बताया था कि बक्सर जिले में बिहार में ये प्रवेश करती है और बिहार के 12 जिले जो हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। कौन कौन से जिले हैं इनका नाम याद रखिएगा, मैं पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बता रहा हूँ, उंगली पर काउंट करिएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ठीक है ना। और आप कमेंट करके बताइए कि इन 12 जिलों का मैंने नाम लिया है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था। यह प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट है और ये प्रश्न कई दफ़ा रिपीट किया गया है। तो आप सभी को पता ही होगा वीर कुंवर सिंह थे और वीर कुंवर सिंह का स्टेटमेंट भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक थे राजा नरसिंह देव, इनके लिए जो है इसका क्या परिणाम था। मतलब ये पूछा गया है कि बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका
जो है क्या परिणाम था। तो देखिए ये नरसिंह जो थे उस समय तिरहुत में, आपको याद होगा कर्नाट वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा। कर्नाट वंश के शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था। नान्यदेव ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये नान्यदेव ने किया था, ठीक है ना। और कर्नाट वंश के आखिरी शासक कौन थे? तो हरिसिंह देव थे। हरिसिंह देव आखिरी शासक थे। हरिसिंह देव, ठीक है ना, हरिसिंह देव आखिरी शासक थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो सिमरावगढ़ राजधानी थी कर्नाट वंश की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1928-29 में, वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। और 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की अध्यक्षता अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था, ठीक है ना। चलिए साइमन कमीशन के विरोध में उस समय हो रहा था, ठीक उसके शायद पहले हुआ था ये। चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर, सैंधव नून, जिसको कि सेंधा नमक हम लोग बोलते हैं, निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण जो है केंद्र था। तो ये सैंधव नून का महत्वपूर्ण जो था ये बिहार था। अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए जमुई बिहार जाना जाता है अपनी, तो जमुई जो है ये सोना भंडार के लिए, स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए निम्न कथन पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर कूट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा। अभिकथन ए, बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बिल्कुल ये करेक्ट है। और इसका कारण क्या है? बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, सही कारण है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। अच्छा, मतलब 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें पूछा जा रहा है कि कौन जुड़े थे इसमें से? तो गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ही, बीपीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, अपने प्रोविजनल आंसर की में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। यहाँ पर 1929 आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्लियर? ये भी बीपीएससी बार बार पूछता है। उसके बाद देखिए किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था? तो समाजवादी कांग्रेस दल का गठन 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? तो ये कौन सा अखबार था? तो ये हिंदू पैट्रियट था। हिंदू पैट्रियट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए, आप अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा क्या लिखा गया यहाँ पर? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार स्थित किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये पूछा गया है कि सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा संपादित बिहार स्थित किस समाचार पत्र ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है, द सर्च लाइट। द सर्च लाइट, द सर्च लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, द सर्च लाइट। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, 17वीं बीपीएससी का, और फिर इसका री एग्ज़ाम हुआ था, तो उन दोनों में जो प्रश्न पूछे गए हैं अब उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए देख सकते हैं ये 17वीं बीपीएससी का प्रश्न है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी स्थापना किया गया था 1982 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि बिहार में लिंगानुपात क्या है। तो देखिए बिहार में लिंगानुपात जो है आपको ध्यान रखना है, ये 918 है। अगर वहीं आपसे शिशु लिंगानुपात पूछा जाता तो शिशु लिंगानुपात जो है बिहार का 935 है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा
ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। देख लीजिए ये भी प्रश्न जो है ये 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया है। चलिए बताइए मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। तो फ्रेंड्स देखिए ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण का पहाड़ी भाग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अच्छा, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, बिहार के किस जिले में जो है गन्ना का उत्पादन ज़्यादा होता है, किस जिले में मखाना का उत्पादन ज़्यादा होता है, ये सब पिछली बार बड़ा पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा लीची का उत्पादन आपको पता है कि ये मुजफ्फरपुर में होता है और मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ठीक है, अच्छा लीची अनुसंधान केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर में है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है। अच्छा ध्यान रखना ये जो पशु मेला लगता है, पहले इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है आपका सोनपुर मेला। अच्छा, इसको एक अन्य और नाम से जाना जाता है हरिहर क्षेत्र का मेला। इसको हरिहर क्षेत्र का मेले के नाम से भी जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है ना, और ये लगता है कहाँ, तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। आप देख सकते हैं कि बिहार की जनगणना 2011 से फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपको बिहार का जनगणना निश्चित रूप से कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कटिहार में। ठीक है ना, कटिहार में। और जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको वो बीपीएससी ने आंसर दिया हुआ है फाइनल आंसर की में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आप देख सकते हैं लगातार 17वीं बीपीएससी का प्रश्न चल रहा है, तो पहले मैं आपको 17वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, 17वीं बीपीएससी और जो री एग्जाम हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए पहले मैं आपको उनको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, और पूरा प्रश्न इसमें इंक्लूड है, आप निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए गेहूँ का उत्पादन और धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है ये रोहतास में होता है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण जिला में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। तो फ्रेंड्स ये किसका होता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये होता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं लीची का। ठीक है ना, और लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, अभी हमने देखा भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था। अब देखिए इसमें ग्रीन शब्द लगा हुआ है ना, ठीक है, हरित बजट, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है। तो देखिए हरित बजट यानी कि ग्रीन बजट जो है ये पेश किया था 2020-21 में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो अगर हम ऑप्शन से चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी दिया गया है। ठीक है, 17वीं बीपीएससी री एग्जाम का ये प्रश्न है। ठीक है, मधुबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दरभंगा में भी होता है मखाना का उत्पादन, तो हो सकता है ऑप्शन में दरभंगा भी दे दिया जाए, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न तो बार बार बीपीएससी पूछता है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। अब देखिए ये जो नया वाला घटना चक्र बुक दिया गया है ना, इसमें जो प्रश्न इंक्लूड नहीं थे बिहार स्पेशल के, जो 17वीं बीपीएससी में पूछे गए थे, उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए जो बुक में दिया था वो तो मैंने आपको यहाँ पर करवा ही दिया, जो बुक में नहीं दिया गया है, जो 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, कोसी नदी कुर्सेला में आकर के गंगा में मिलती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कटिहार में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन यानी कि पेंटिंग मिलता है। कौन सा जिला है जहाँ पर जो है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, तो आपको पता है मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी मधुबनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी
री एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो है अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास मैकाल पर्वतमाला से निकलती है, मैकाल पर्वतमाला से। तो यहाँ पर देखिए मैकाल श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से देखिए किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? अब सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो इसमें से देखिए कौन सी नदी बिहार में है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका घाघरा नदी दिया गया है, ठीक है ना, घाघरा राइट आंसर हो जाएगा। और घाघरा नदी जो है ये गंगा में आकर के कहाँ पर मिलती है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये रेबिलगंज में आकर के, छपरा में रेबिलगंज, याद रखिएगा रेबिलगंज में आकर के ये गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये प्रश्न तो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है भाई। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? ये 69वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, आप देखेंगे आगे मिलेगा। और देखिए यहाँ पर 70वीं बीपीएससी में भी री एग्जाम में पूछा गया है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो फ्रेंड्स ये 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये सूची दिया गया है और मिलान करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए वैशाली जो है, वैशाली ये आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो वैशाली हो जाएगा इसमें से आपका पुष्प उत्पादन, ठीक है। भागलपुर की बात करते हैं तो रेशमी वस्त्र में, ठीक है ना, सिल्क सिटी बिहार का कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए जमुई की बात करते हैं तो जमुई आपका हो जाएगा यहाँ पर सोना के लिए, और मधेपुरा हो जाएगा रेल डाबा कारखाना के लिए। तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर मिलान कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आप बता देता हूँ। ये देखिए 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है, इसका राइट आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये 70वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको कवर कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में। अच्छा, प्रश्न देखिए इस तरह से भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिए कि पटना वुमेंस कॉलेज जो है ना, पटना वुमेंस कॉलेज ये कब स्थापित हुआ था? तो पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना हुई थी 1940 में। अच्छा, बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना किस समाज के द्वारा किया गया था, किस सोसाइटी के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना जो है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रहेगा पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में और पटना वुमेंस कॉलेज स्थापित हुआ था 1940 में। अच्छा, पटना साइंस कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई थी। अच्छा, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ। पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, पटना वुमेंस कॉलेज स्थापित हुआ था 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। अच्छा, 1927 में जो है पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, फिर से प्रश्न को पढ़िए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? देखिए ये प्रश्न 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में ही पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानमंडल को द्विसदनीय बनाते हुए इसके उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया और इसके प्रथम निर्वाचित सभापति जो है राजीव रंजन सिन्हा को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? देखिए ये 70वीं बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है ना। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? तो फ्रेंड्स ये संपादित है पीएन ओझा के द्वारा, ठीक है ना, पीएन ओझा के द्वारा। चलिए और इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं पूरा घटना चक्र सारे सब्जेक्ट में आपको कवर करवाऊंगा। चलिए बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो आपको पता है 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था और 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त में से
कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, ये बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। ठीक है, और दूसरा अधिवेशन 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में, और इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अंग्रेज नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान। देखिए, अंग्रेज नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, उसके लेखक कौन हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मोहम्मद वली हसन। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा ऑप्शन आप देख भी सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, छोटा कर देता हूं ताकि पूरा ऑप्शन आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए अब दिख रहा होगा निश्चित रूप से। देखिए, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था। यह 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया हर्यक वंश की स्थापना, तो आपको पता है कि बिंबिसार ने किया था। किसने किया था, तो बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी कि बिहार पर किस वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद, तो शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने किया था, तो फ्रेंड्स ये नंद वंश ने किया था। और नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश स्थापित हुआ था। ठीक है ना, नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। देखिए ये भी प्रश्न 17वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो देखिए आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है अप्रैल 1912, और जो आयोग ने आंसर दिया है फाइनल आंसर की में वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1912 आंसर दिया है फाइनल आंसर की में आयोग ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। तो ये प्रश्न जो पूछा गया है 17वीं बीपीएससी में, पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो फ्रेंड्स ये आपका सर्व हितैषी था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्व हितैषी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि 1917 में देखिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिरदौसिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आयोग ने यही आंसर दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। अच्छा, मुंडा विद्रोह इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और ये हुआ था 1899-1900 में। ठीक है ना, 1899-1900 में, और ये हुआ था रांची। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए बीपीएससी ने दिया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन जो है ना, ये आपका हुआ था 1855-56 में। ठीक है ना, याद रखिएगा 1855-56 में। चलिए इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर पटना में, और मैंने बताया है कि इसके जो अध्यक्ष थे ये आर.एन. माधोलकर थे। कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में, ध्यान रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के द्वारा
बिहार विधान परिषद का गठन किया गया? एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1913। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न पढ़िएगा, 2022 का ही प्रश्न है, 67th बीपीएससी का। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वर्ष 1920-1921 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग फिर 2023 में और 2024 में जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अच्छा, बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें से 203 सीट जो है ना यह आपका अनरिजर्व्ड है, यानी कि सामान्य कैटेगरी से है, और 38 सीट जो है 38 सीट जो है यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जो कि पूछा गया है, और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है, एसटी के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 और 2 40 ये रिजर्व हो गया, तो बच गया 203 अनरिजर्व्ड, ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, देखिए बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? बताइए। देखिए बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है यह आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। याद रखिएगा 2006 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम जो था बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ये 8 अप्रैल 2006 से लागू, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे 2006। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? अच्छा, उड़ीसा बिहार से अलग होता है, फिर झारखंड भी बाद में बिहार से अलग होता है, तो ये दोनों याद रखिएगा। उड़ीसा अलग हुआ है बिहार से 1936 में, और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं ये 2022 में ही पूछा गया है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो झारखंड अलग हुआ था बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है किसको? बिहार का सिल्क सिटी, तो ये भागलपुर को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का सिल्क सिटी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखूर झील, जिसको कि ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ये बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा पानी वाली गोखूर झील है ये आपका कांवर झील है, ये ठीक है, कांवर झील है, याद रखिएगा कांवर झील है। कहाँ पर है? बेगूसराय में, बिहार का पहला रामसर स्थल है। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए घोघा झील ये कहाँ पर है? तो ये कटिहार में है। अनुपम झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अनुपम झील जो है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कुशेश्वर झील जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये दरभंगा में है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का पहला रामसर स्थल, तो अभी मैंने बताया पहला रामसर स्थल जो था ये आपका कांवर झील है। अच्छा, बिहार के अभी नागी और नकटी पक्षी बिहार को जो है पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? अब देखिए ये पूछ भी लिया गया है एग्जाम में और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2022 में ही पूछा गया है 67वीं बीपीएससी में। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। क्लियर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बताइए बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? देखिए बिहार जो आता है ना ये कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है। बिहार जो है
ये कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, ठीक है, जिसमें मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र जिसको कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान में बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है ये आपका उत्तर पश्चिम में है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सबसे अधिक जिले किस जलवायु क्षेत्र में है? बिहार में, तो ये उत्तर पश्चिम। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि बिहार का शोक पूछा गया है, किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रह्मयोनी हिल। अब देखिए ब्रह्मयोनी हिल, उसके बाद देखिए डुंगेश्वरी हिल, याद रखिएगा, ब्रह्मयोनी, डुंगेश्वरी, रामशिला, प्रेतशिला, ये सब कहाँ पर है? तो ये चारों आपको हिल्स याद रखना है, ब्रह्मयोनी हिल, डुंगेश्वरी हिल, रामशिला हिल, प्रेतशिला हिल, ये गया में है, ठीक है। और एक मुंडेश्वरी हिल है, एक क्या है? एक मुंडेश्वरी हिल है। ये मुंडेश्वरी जो है ये कैमूर में है, मुंडेश्वरी कैमूर में है, तो आप इसे भी साथ साथ याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद जो है ये टर्म निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? बल सुंदरी, ताल, करैल, बलथर, ये जो टर्म हैं ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो फ्रेंड्स ये सभी बिहार में पाई जाने वाली मिट्टियों का एक प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया कि कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? कहलगांव ताप विद्युत केंद्र कांटी में भी है, बाढ़ और नबीनगर में भी है, ठीक है ना। ताप विद्युत शक्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधान परिषद में अभी वर्तमान में भी राबड़ी देवी हैं, ठीक है ना, और विधानसभा में पूछा जाएगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? और आप देख सकते हैं ये प्रश्न 69th बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जमुई में पाया जाता है। अच्छा, जमुई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जमुई जिला जो है वर्ष 1991 में यानी कि 1991 में जो है मुंगेर जिले से अलग होकर के बना था और वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, जमुई का जो नागी नकटी है उसको अभी रिसेंटली रामसर स्थल का दर्जा भी दिया गया है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बताइए कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ये भी 69th बीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में, याद रखिएगा, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं किनारे से इसको निकाला गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? और फ्रेंड्स देखिए ये 68th बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए आप कहेंगे कि 69th भी 2023 में ही हुआ था, जी बिल्कुल, और 68th बीपीएससी प्री भी 2023 में ही लिया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न हमने शामिल किया हुआ है। बताइए कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स ये ठाकुरगंज में किया गया था, और ठाकुरगंज कहाँ पर पड़ता है? तो ये किशनगंज में पड़ता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए ये वाला प्रश्न कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना, 2001 से 2011 के दरमियान जो है आपको क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए आरोही दशकीय जनसंख्या यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो ये आपका हो जाएगा सिवान, ठीक है ना, उसके बाद किशनगंज और फिर मधेपुरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 68th बीपीएससी का है, और ये वाला प्रश्न भी आप देख सकते हैं, ये भी 68th बीपीएससी का ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इन ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। अब देखिए रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल ये करेक्ट है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है,
ये भी सही दिया गया है। और अभी हमने पढ़ा था कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही दिया है। तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है सही है। अब ऑप्शन में देखिए 1 और 3 दिया गया है, केवल 3 है, 1 और 2 है, यानी कि कोई भी ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक बहुत लोग सोचेंगे, लेकिन यहाँ से आपको नहीं चुनना है, ये उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इन ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो इन ऑप्शन में से तो कोई भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर ई राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा गया है। देखिए कोसी मैदान की माध्य औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से लगभग 30 मीटर है, ठीक है ना, 30 मीटर है, 300 मीटर मत रखिए, 30 मीटर है। और कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है और यह क्षेत्र कोसी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित बाढ़ की स्थिति का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, और इसी के लिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न पढ़िएगा। ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, समाजवादी कांग्रेस दल का। तो फ्रेंड्स ये 1934 में किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की एक, ठीक है ना, और एक है बिहार आपका सोशलिस्ट कांग्रेस करके है, जो कि यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी जब पूछेगा तो 1931 होगा, और बिहार जो आपका यहाँ पर कांग्रेस लगा करके पूछेगा समाजवादी कांग्रेस, तो याद रखिएगा 1934, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न आपको मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। तो आपको याद होगा कि पहला बौद्ध संगति कहाँ पर किया गया था, तो राजगृह में किया गया था, अजातशत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, और चौथा जो है ये कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में। तो ये सब भी आप याद रखिए। चलिए ये बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम जो हुआ था इसी वर्ष 2024 में, उसमें पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। अच्छा, बाबू जगजीवन राम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों से संबंधित प्रश्न बनता है कि इनको कौन सा विभाग सौंपा गया था अंतरिम सरकार में। तो जगजीवन राम को दिया गया था कौन सा, तो फ्रेंड्स ये श्रम विभाग दिया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था खाद्य एवं कृषि, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। अब देखिए सबसे कम लिंगानुपात ये आपसे पूछा गया। अच्छा यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिहार के लिंगानुपात के बारे में। तो देखिए बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो 918 आप याद रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो फ्रेंड्स 918 है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। अच्छा शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो शिशु लिंगानुपात याद रखिएगा 935 है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब जिला पूछा गया है तो सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया है। तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है फ्रेंड्स ये आपका कौन सा होगा, तो ये मुंगेर होगा। न्यूनतम लिंगानुपात है मुंगेर का, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है गोपालगंज का है, गोपालगंज का 1021 है, और मुंगेर का न्यूनतम है जो कि कितना है 876 है। क्लियर। चलिए देखिए बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है, बताइए सबसे लंबा बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है। देखिए और जो भी मैं आंसर आपको बताऊंगा वो फाइनल आंसर की में जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी ने फाइनली आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर दिया है NH31, ठीक है ना, जो कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों में जो नेशनल हाईवेज हैं उनमें सबसे ये लंबा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होती है, तो फ्रेंड्स ये नदी सोन नदी है। अच्छा सोन नदी के बारे में ये भी प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखिएगा सोन नदी जो है अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए, अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए देखिए बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है, तो देखिए मैग्नेटाइट पाया जाता है कहाँ पर, जमुई में और गया में, ठीक है ना। मैग्नेटाइट पाया जाता है जमुई में भी पाया जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन में गया भी दिया गया, गया में भी पाया जाता है, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर होगा ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। बताइए, महिला साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है, महिला साक्षरता दर बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम साक्षरता दर की बात करेंगे बिहार में, उसके बाद पुरुष साक्षरता की भी बात करेंगे और फिर हम लोग महिला साक्षरता की बात करेंगे। तो साक्षरता दर जो है बिहार में ओवरऑल 61.8% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% है और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% है, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है। तो बिहार में घाघरा नदी जो है ये गंगा से मिलती है रेवलगंज में, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, कोसी नदी पूछा जाता है कहाँ पर मिलती है, तो कोसी नदी कहाँ पर मिलती है, तो फ्रेंड्स ये मिलती है आपके कहाँ पर, कुर्सेला में। और पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है गंगा से, तो फतुआ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अच्छा, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, ठीक है, बांकीपुर पटना में, और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। और 1922 में दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए, बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्जाम लिया गया था 2024 में अभी रिसेंटली, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में जो है अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार जो है और उड़ीसा इनके नए प्रांत का निर्माण हुआ था, उसका नेतृत्व तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अब देखिए यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, इसी की स्थापना 1931 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। बताइए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की, तो उत्तर बिहार की CWJ और दक्षिण बिहार पूछेगा तो AW, ठीक है ना, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है गंगा में, तो ये पुनपुन नदी मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। घाघरा जो है रेवलगंज में और कोसी जो है ये कुर्सेला में मिलती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। यहाँ पर देखिए निर्वाचित शब्द लगा हुआ है, तो ये आपके राजीव रंजन सिन्हा थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, राजीव रंजन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आयोग ने भी यही आंसर दिया हुआ है। देखिए, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो पहले आप सभी ऑप्शन को देख लीजिए, आपको दिख रहा है चारों ऑप्शन, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा, और 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये, ठीक है ना, इसी की स्थापना मैं आपको बता रहा था कि 1934 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। बिहार का उग्र कृषक नेता इसमें से पूछा गया है कि कौन था। अब देखिए बीपीएससी ने जो इसका आंसर दिया हुआ है फाइनल आंसर की में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जान लीजिए। इन्होंने जो है वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और इसके अध्यक्ष ये बनाए गए थे और इसके सचिव बनाए गए थे बिहार प्रांतीय किसान सभा का श्री कृष्ण सिंह। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कुल कितने लोग जो है 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका आंसर बीपीएससी ने दिया हुआ है कितना, तो केवल 23 लोग, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, केवल 23 लोग दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिएगा कि बिहार में बहावियों का, एक बहावी आंदोलन हुआ था, उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो रहा था ये पटना शहर रहा था। कौन रहा था, तो ये पटना रहा था।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के लिए 70 बीपीएससी के लिए जो घटना चक्र का नया वाला बुक आया हुआ है, सारे सब्जेक्ट मैंने आपको करा दिए हैं, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है बीपीएससी ने दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया हुआ है, ठीक है ना। अपने फाइनल आंसर की में ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न रहा था, इस पर जो है ऑब्जेक्शन की मांग भी रहा था, लेकिन ये इसका आंसर फाइनली दामोदर नदी घाटी परियोजना दिया हुआ है बीपीएससी ने, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए अब सोन नदी घाटी नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर दामोदर नदी घाटी दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम पूछा गया है। तो राजगीर या राजगृह मैंने आपको पढ़ा रहा था पहले भी कि राजगीर या राजगृह यह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, तो यहाँ पर देखिए राजगृह दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो उसके बाद पूछा गया कि कांवर झील जो है ये बिहार के किस जिला में है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक है, ठीक है ना। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, आपको भी पता है, तो बेगूसराय तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ एक ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन ही उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं राइट आंसर होगा क्योंकि बेगूसराय ऑप्शन में कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो कांवर झील ये आपको बेगूसराय में है और बिहार का पहला रामसर स्थल है, याद रखिएगा। चलिए देखिए बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा, तो फ्रेंड्स ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है, यही आंसर आयोग ने दिया हुआ है। उसके बाद देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स ये मुंगेर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन है। अब देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला जिला, ये लगातार 3 एग्जाम में बीपीएससी पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये पश्चिम चंपारण जो है ना, पश्चिम चंपारण गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा करने वाला जिला है, तो यहाँ पर देखिए चंपारण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए धान के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में रोहतास सबसे आगे। अगला प्रश्न है कि थॉर्नवेट की जो आपका थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो पूर्वी बिहार पूछा गया है, तो पूर्वी बिहार जो है ये किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो नम उपर आर्द्र जलवायु का। ये सब नए प्रश्न हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। दशकीय वृद्धि दर पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दशकीय वृद्धि दर जो रही थी फ्रेंड्स वो ध्यान रखिएगा, यह आपका रहा था 25.4%, ठीक है। तो 25.4 तो नहीं कहीं दिख रहा है, ठीक है ना, 25.07 थोड़ा सा ये नियरेस्ट है, तो आप एग्जैक्ट याद रखिएगा 25%, मतलब 25.4%, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। तो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है ये कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मैंने बताया था कि 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए इसको लोकप्रिय बनाया था किसने, तो याद रखिएगा कार्यानंद शर्मा, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, इन सब वामपंथी नेताओं ने इसका प्रचार गांव तक किया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्यानंद शर्मा दिया गया, और भी नाम मैंने बताए थे, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए अच्छा, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, अभी रिसेंटली पूछा भी गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1858 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 में हुई थी। ये भी अभी बीपीएससी में ही, टीआरई में ही शायद पूछा गया था, हो सकता है आपको प्रश्न आगे मिले भी। चलिए देखिए अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा किया था, और इसी के साथ उसकी धार्मिक यात्रा प्रारंभ हुई थी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया हुआ था। तो देखिए कुमारगुप्त ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध है। इसके अलावा
यह जमुई, गया, बांका और रोहतास में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जमुई दे रखा है, ऑप्शन बी, और यही आंसर आयोग ने भी दिया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो अभी मैंने बताया था कि गन्ना पश्चिम चंपारण में, धान जो होता है और गेहूं जो होता है ये सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है और इसको बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना वैशाली। पटना वैशाली जो है ये बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ठीक है, बिहार के गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है और यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पटना, मुंगेर, गया, अरवल ये बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि वैशाली जो है उत्तरी गंगा क्षेत्र में है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक दो प्रश्न और मैं आपका कवर करवा दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी बिहार में कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा ये टोटल 12 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, जरा उंगली पर नाम काउंट करेंगे इन 12 जिलों का। तो देखिए ये सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, भागलपुर है और कटिहार है। तो ये 12 जिलों का नाम आपको याद रखना है। और बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये भी याद रखिएगा, पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। नदी से संबंधित प्रश्न जो है ये बार बार पूछ। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर कमेंट करेंगे कि बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 2011 के आंकड़े के अनुसार बात करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न कवर होंगे। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.58% है। एग्जैक्ट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, और देखिए जबकि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो क्षेत्रफल है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि बिहार का जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452 है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार का जनघनत्व कितना है, तो ये 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखें। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, आंसर देखिए सबको कमेंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पटना कॉलेज की स्थापना जो है ये 1863 में हुई थी। कब हुई थी, 1863। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, पटना वुमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया भी है। तो आगे आपको मिलेगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। देखिए बाबू कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। बाबू कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए इनका जन्म अगर पूछा जाए कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनका देहांत जो हुआ था, ये 1858 में हुआ था।
ये भी आप याद रखिएगा, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो बाबू कुंवर सिंह जी का है, ये जगदीशपुर के थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? अब यहाँ से सोच समझ करके आपको आंसर देना है। चलिए आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से देखिए बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो बंगाल से अलग हुआ था बिहार 1912 में, और बिहार में उस समय उड़ीसा सम्मिलित था, ठीक है, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1912 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बंगाल से तो 1912 में बिहार अलग हुआ था, लेकिन बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था? आपको याद होगा 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी ने मुलाकात किया था, और राजकुमार शुक्ल जी ने जो चंपारण में नील कृषक थे, इनकी जो यहाँ पर दयनीय दुर्दशा थी, उसके तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था, और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, और गांधी जी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की यात्रा किया था, और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह भी चलाया था। तो यहाँ पर देखिए 1917 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से फ्रीक्वेंटली प्रश्न बनते हैं, आगे आपको प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी? अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं, चौथा आपको पता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन ई भी आपको पता है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? अच्छा, ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, ये कांड हुआ था 1908 में, ठीक है ना। बम जा करके कहाँ पर गिरी थी? कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी, ठीक है ना, आपको याद होगा। और इसमें संदिग्ध जो व्यक्ति रहे थे, ये कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस थे, ठीक है। और पूछा गया इनमें से फांसी किसको दी गई थी? तो दरअसल देखिए प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को इसमें फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दिया गया था, ठीक है। तो देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात बिहार के उद्योग की हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है, यह चीनी उद्योग है। और देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना सारण मढ़ौरा में किया गया था, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर किया गया था बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना? तो मढ़ौरा सारण में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मढ़ौरा सारण में किया गया था, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए 1974 में बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले में मखाना शोध संस्थान है। मखाना शोध संस्थान बिहार के किस जिला में है? तो दरभंगा में है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड की स्थापना किया गया था। कब? 1983 में कॉम्फेड की स्थापना हुआ था। बिहार के किस जिला में मखाना शोध संस्थान है? दरभंगा में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। बिहार में सफल प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर हुआ था? सारण मढ़ौरा में हुआ था। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रश्न पर कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है? तो देखिए बरौनी तेल शोधक संयंत्र की स्थापना 1964 में 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बेगूसराय में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए बेगूसराय करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है
आपको डेट सहित याद रखना है। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बिहार विद्यापीठ है इसके प्रथम कुलपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। तो देखिए किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ गया। आ गया ना पटना वुमेन्स कॉलेज, तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, बताइए 1940 में हुआ था। और अभी हमने प्रश्न पूछा था कि पटना कॉलेज शायद था, इसकी स्थापना कब हुआ था, पहला ही प्रश्न था 1863 में हुआ था। चलिए देखिए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चौकीदारी कर देने से, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अनुराग सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और चंद्रा देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, चंद्रा देवी के नेतृत्व में अगस्त 1930 में गया में एक सभा संबोधित करते हुए चौकीदारी कर न देने का नारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा में रहा था, ये आपको भी पता है। और बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। अगर प्रश्न बनेगा कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ था, तो पश्चिम चंपारण में, बेतिया में शुरू हुआ था, पश्चिम चंपारण जिला में। ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। देखिए हुंकार जो है यह एक क्या है, यह एक किसान आंदोलन की पत्रिका थी। किसान आंदोलन की यह एक पत्रिका थी और इसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और इनके साथ जो है राहुल संकृत्यायन भी थे और यमुना कारजी भी थे, इसलिए यहाँ से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा, बात स्वामी सहजानंद सरस्वती की करते हैं तो आपको याद होगा भारत में इनको किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके बारे में आगे प्रश्न मिलेगा, बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करता है। देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। अब यहाँ से मैं आपका 4-5 प्रश्न कवर करवाऊंगा। देखिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5%। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि 51.5% नहीं दिया गया है। अब देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है, रोहतास है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। तीनों में रोहतास अग्रणी है। अब बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला भी पूर्णिया है। और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा में है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न आ गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और ये जो सभा थी, ठीक है ना, प्रांतीय किसान सभा, इसका विस्तार बिहार के गांव में करने में इनकी हेल्प किसने किया था, तो कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं ने इनका सहयोग किया था। याद रखिएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बताइए राइट आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर होगा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का इन्होंने नेतृत्व किया था और विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में स्वामी विद्यानंद जी ने रैयतों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये भागलपुर में होता है और आपको पता है भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। और देखिए 1922 में, याद रखिएगा 1922 में बिहार के भागलपुर जिला में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना किया गया था। बाद में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भागलपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 1922 में हुआ था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने। ठीक है ना, ये जो 1922 वाला गया अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण एग्रेरियन कानून एक्ट, ठीक है ना, एक्ट पूछा गया। एक था चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी था एक, और ये है आपका चंपारण एग्रेरियन एक्ट, कमेटी बना था। ठीक है ना, जो एडवर्ड गेट था उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल, उसी ने गठन किया था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का, और उसमें गांधी जी भी सदस्य थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी में। और ये जो एक्ट पारित हुआ था ना, ये हुआ था 4 मार्च 1918 को। 4 मार्च 1918 को, मार्च महीने में ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मार्च नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अभी मैंने आपको बताया था गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखिएगा। और बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के इस गया अधिवेशन में भाग लिया था? बताइए राइट आंसर। तो ये उराव जनजाति थे। ठीक है ना। चलिए देखिए प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये पटना में हुआ था, 1934 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है ना। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है काली किंकर दत्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण नील आंदोलन 1917 की बात है ये। ठीक है ना, और गांधी जी के सहयोगी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें सहयोगी रहे थे JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और भी लोग थे। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब नाम आप याद रखिएगा। एक से अधिक राइट आंसर इसका होगा। अच्छा 1917 में जो चंपारण में गांधी जी आए थे उस समय गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो ये बतक मियाँ थे, उन्होंने ही जान बचाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए किस तिथि को अगस्त क्रांति, अब बात होती है अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1942 में हुआ था, आपको पता है। इसके दौरान निम्नलिखितों ने, लॉर्ड निम्नलिखितों उस समय जो था वायसराय था, पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। बताइए किस तिथि को, डेट पूछा गया है। तो ये काला दिन था
ये दिन था कब, तो 11 अगस्त की घटना है, 11 अगस्त 1942 की। 11 अगस्त पटना सचिवालय गोलीकांड आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। 11 अगस्त की घटना है और इसमें 7 छात्र जो थे ये शहीद हुए थे। इनमें नाम कौन कौन सा इनका, तो शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। ये 7 छात्र शहीद हुए थे, ठीक है ना। और 11 अगस्त के सचिवालय गोलीकांड था। याद रखिएगा, इन छात्रों की शहादत ने पूरे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दिया था। इसकी लपटें पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी और बड़े पैमाने पर रेल, संचार, सरकारी कार्यालयों का नुकसान पहुंचाया गया था। आक्रोश की लहर लंबे समय तक रही थी, ठीक है ना। और पूरे बिहार में दमन चक्र चलती रही। पटना को सैनिक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और ये उस समय बिहार का जो पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, उस समय पटना का तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट था WG आर्थर। आर्थर का नाम याद रखिएगा, इसी ने आदेश दिया था। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये 11 अगस्त 1942 की घटना है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना। प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये कादिराबाद में बना है, कादिराबाद। और ये कादिराबाद पूछ लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, जगह का नाम दिया गया। ये है कहाँ पर कादिराबाद, तो फ्रेंड्स ये दरभंगा में है कादिराबाद, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है, बताइए। भौगोलिक संकेतक का दर्जा, तो ये आपको पता है, मगही पान, शाही लीची, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, मरचा चावल जो है अभी पश्चिम चंपारण का, उसको भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मगही पान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, तो देखिए मैंने बताया था कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से मुलाकात किया था और यहाँ के जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो राजकुमार शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। देखिए नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। देखिए बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास अभी मैंने बताया था आपको, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को जो है महात्मा गांधी जी ने किया था और सहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का प्रथम जो है गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन में देखिए लिच्छवी नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है यह मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको, मलिक जानी को। तो मलिक जानी तो ऑप्शन में है ही नहीं, मलिक जानी को, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, मलिक जानी ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। अच्छा देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह आपको याद होगा 1899-1900, ठीक है ना। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। और देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था ये झारखंड था। तो यहाँ पर देखिए रांची दिया गया है, ठीक है ना। ये बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका आंसर रांची ही बीपीएससी ने दिया है। देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, बताइएगा। बिहार के नेता पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा।
ठीक है ना। अच्छा, पटना में स्पेशली पूछा जाए कि पटना में, तो पीर अली खां के नेतृत्व में पटना में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मगध की प्रथम राजधानी, अच्छा 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। ठीक है ना। और देखिए मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी, ये गिरिब्रज या राजगृह थी। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये स्रोत जो है यह इंडिका है, और इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका है। आपको याद होगा मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। बात भोजपुरी की आई है, लेकिन बात आ सकती है मैथिली की भी। पहले भोजपुरी की बात कर लेते हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म जो है ये है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1963 में 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। और पहली अगर मैथिली फिल्म पूछेगा तो ये कन्यादान है, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1965। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ऑप्शन डी एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, बना लीजिएगा, ये छूट गया है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपको याद है ना, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन हुआ था 1908 ईस्वी में। ठीक है ना, 1908 में इसका गठन हुआ था। चलिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है। 1913 ये सन आप याद रखिएगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये सचिंद्र सन्याल ने किया था। ठीक है ना, सचिंद्र सन्याल ने किया था। सचिंद्र सन्याल राइट आंसर होगा। देखिए आगे भी ये प्रश्न पूछा गया, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। तो अभी मैंने आपको बताया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए उनको निमंत्रण दिया था। और यहाँ पर देखिए 3 कट्ठिया पद्धति थी, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 3 कट्ठिया पद्धति। ठीक है ना। देखिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1912 में बांकीपुर पटना में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था किसने, तो मैंने आपको बताया था आर.एन. माधोलकर ने। 1922 में गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, सी.आर. दास ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। तो देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में जो है ये भागलपुर में किया गया था। अच्छा, अगर सुल्तानपुर में पूछता सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, जगलाल चौधरी के नेतृत्व में कहाँ पर, तो सुल्तानपुर में। और यहाँ पर देखिए सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में। ठीक है ना। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो इनमें से ऐसा कौन है, सोच समझ करके इसका आंसर बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। यहाँ पर देखिए सर ह्यूरोज को भेजा गया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ, कैम्पबेल को बेगम हजरत महल के खिलाफ। इनमें से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था इसमें से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैंने कई दफ़ा बता दिया इसी सेशन में आपको। बताइए इसका राइट आंसर आप कमेंट करके अभी तुरंत बताइए। चलिए राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट करिए। तो ये चित्तरंजन दास थे। ठीक है ना। चलिए बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था,
चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था 1928 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930, ये डेट आपको माइंड में सेट करना है। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं चंपारण में नमक सत्याग्रह का, जो 6 अप्रैल 1930 को इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। बिहार में अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए विपिन बिहारी वर्मा चंपारण में नमक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो मैंने बताया था 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में राजकुमार शुक्ल जी पहली बार गांधी जी से मिले थे। और यहाँ की जो नील कृषक थे, ठीक है ना, जो तिनकठिया पद्धति थी, नील कृषकों का जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ जो है, उसके सापेक्ष जो है गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था। तो यहाँ पर 1916 लखनऊ होना चाहिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होगा इसका। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? आ गया प्रश्न, 2-3 दफ़ा पूछ लिया गया है इस तरह का प्रश्न, तो आपको भी याद होगा फ्रेंड्स। यह आपका राइट आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? आज़ाद दस्ता की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी ने। हजारीबाग जेल में इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय रखा गया था। और ये दीपावली की रात भागे थे वहाँ से। किस पर्व की रात, ये भी पूछा जाता है, बीपीएससी ने एक बार पूछ लिया है। तो ये दीपावली की रात को भागे थे हजारीबाग जेल से, और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था नेपाल में। ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है ना, बांकीपुर जेल में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अभी मैंने आपको बताया है कि नमक आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि नमक सत्याग्रह जो है, अभी मैंने बताया था कि सर्वप्रथम चंपारण और सारण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चलिए बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं और चावल, याद रखिएगा, गेहूं और चावल के उत्पादन में रोहतास जो है फ्रेंड्स, ये अग्रणी है। रोहतास यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देखिएगा दूसरा प्रश्न है, ये भी पीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में ही प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए गन्ना का उत्पादन जो होता है बिहार में सबसे ज़्यादा, ये किस जिला में होता है? तो गन्ना का उत्पादन, जो शुगर केन है उसका उत्पादन जो होता है, यह आपका पश्चिम चंपारण में होता है। तो चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होगा? पश्चिम चंपारण जिला में होगा। ठीक है ना। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन, ये धान है, धान का उत्पादन यानी कि चावल का उत्पादन की बात किया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस जिला में होता है। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है बिहार का ज्योग्राफी से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये भी रोहतास में होता है। ठीक है ना। कहाँ पर? रोहतास में होता है। ये देखिए राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरीदास, इन सभी ने लिया था। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसने 1913 में, देखिए प्रश्न फिर से बीपीएससी ने पूछ लिया है टीचर एग्जाम में ही,
कि 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में किसने किया था? तो मैंने बताया था कि इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सचिंद्र सन्याल ने। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बाबू कुंवर सिंह थे ये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो मैंने आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। देखिए, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल। देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग? को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज इसको शेयर कर दीजिए।